बोलते हैं, थोड़ा आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, हाँ, भारत माता की जय जय उत्तराखंड। आज आप सब लोगों के बीच में 26 सितंबर 2025 को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आप सभी यहां पर पहुंचे सभी प्रिंट मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी और पोर्टल के माध्यम से और विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो एक समाज का चौथा स्तंभ है, एक चौथी ताकत है, यहां पर विराजमान आप सब यहां पर आए, आप सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इसके साथ साथ नमन के साथ साथ आपको नौ दुर्गा की जो माता के नवरात्र हैं, आप सबको नवरात्रों की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ में अपने कार्यकर्ताओं को भी नवरात्रों की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये प्रेस का मुख्य बिंदु, जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले मेरी एक प्रेस हुई थी और मैंने कहा था कि जब जब स्वाभिमान मोर्चा और स्वाभिमान मोर्चा के नेता बॉबी पवार सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के उद्देश्य से जो हमारे शिक्षित भाई बंधु, जो बेरोजगार संघ के बच्चे हैं, जो उनके इमोशन से खेलेंगे, उनको अपनी राजनीति की ढाल बढ़ाएंगे और हमारे संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठा एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अभिभावक जो रात दिन उत्तराखंड के विकास के लिए, उन्नति और प्रगति के लिए काम कर रहा है, जब भी उनके खिलाफ वो फेक नैरेटिव गढ़ेंगे और इस तरह का कोई प्रपंच रचेंगे, छल षड्यंत्र करेंगे, तब मैं उसका पर्दाफाश करने के लिए मैं प्रेस करूंगा। मित्रों, आज प्रेस करने का मुख्य विषय यह है कि हम लोग बेरोजगार संघ के जो शिक्षित, अध्ययनरत और जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के विरुद्ध नहीं है, हम उनके साथ हैं। और 3-4 दिन से जो उनका शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, कहीं ना कहीं हमने उनको मौन समर्थन दे रखा था। और हम भी, हमारी सरकार और हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी, वो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वो हर वर्ग की चिंता करते हैं। वो छात्रों के लिए ही उन्होंने अपने कार्यकाल में, क्योंकि एक युवा मुख्यमंत्री है, उन्होंने बहुत काम किया है। और जो आज कानून बना है वो भी छात्रों के हित के लिए बनाया है और त्वरित एक्शन लेने के लिए एक अभिभावक के रूप में उन्होंने इस युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 25,000 से अधिक भर्तियां आज तक कर दी है। और अभी सरकार का मार्च 2026 तक पूरा कैलेंडर है और लगातार अभी 5 तारीख को भी भर्ती है, अगले महीने लगातार नवंबर, दिसंबर तक, मार्च तक भर्तियां हो रही है। लेकिन 21 तारीख में जो भर्ती परीक्षा थी, उस भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस तरह से स्वाभिमान मोर्चा के लोगों ने, हमारे सीधे सच्चे जो हमारे भाई अध्ययनरत हैं, बेरोजगार संघ के लोग हैं, उनके बैनर का इस्तेमाल करते हुए अपने राजनीतिक जो मंसूबे हैं उनको एक षड्यंत्र के तहत उनको जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनका जो आंदोलन है उसको हाईजैक करने का काम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं बेरोजगार संघ के साथ है, हम उसी क्षेत्र से हैं, हम चक्राता के लोग हैं, हम यमुना घाटी के लोग हैं, नौगांव, बड़कोट, उत्तरकाशी के लोग हैं, वो हमारे भाई बंधु हैं, हमें उनकी पीड़ा है, सरकार को उनकी संवेदनाएं सरकार को भी है। लेकिन जिस तरह से देश विरोधी नारे लगे और भगवा का विरोध हुआ, तो आज हम सब लोग वंदे मातरम ब्रिगेड के बैनर तले हम यहां पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भगवा का अपमान हम कदाचित नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और हिंदू धर्म पर, जहां धर्म का विषय नहीं है, बेरोजगारों का सीधा सीधा डिमांड है, उनका एजेंडा है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता से हो। बेरोजगारों की डिमांड है कि जो उनकी मांगे हैं उनको मानी जाए, जो कानून के दायरे में है, और उनका ये कभी सरकार विरोधी एजेंडा नहीं रहा। और इसके साथ साथ उनका एजेंडा कभी नहीं रहा कि वो भारत माता का जो हमारा भगवा ध्वज है, जो
सनातन धर्म का एक ध्वजवाहक है, और मैं कह सकता हूं कि सनातन धर्म का भी एक ध्वजवाहक है। युगों युगों से भगवा ध्वज हमारे लिए पवित्र है और पावन है। आज भगवा ध्वज के लिए उस कार्यक्रम से बेरोजगारों के कार्यक्रम को हाईजैक किया जा रहा है, उसको शाहीन बाग बनाया जा रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पर देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो सरकार विरोधी जो मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने बेरोजगार संघों के कार्यक्रम को, धरने प्रदर्शन को उन्होंने हाईजैक कर लिया है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियों सेकने के लिए। और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह से हरियाणा से लोग आ रहे हैं, यूपी से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, जेएनयू से लोग आ रहे हैं, तो जब जो आतंकवादियों के नारे हुआ करते थे, जो कभी बेरोजगार संगठन के नारे नहीं है, उनका एजेंडा पारदर्शी परीक्षा है, उन बच्चों का पढ़ाई करने का काम है, उन बच्चों का कहना है कि सरकार हमारी डिमांड्स को मांगे, और सरकार उनकी डिमांड्स पूरी कर रही है। लेकिन इस तरह के जो नारे लग रहे हैं, आज हमको मजबूर होकर समाज के अंदर जो रोष व्याप्त है, जो इन्होंने कहा कि एक महिला वहां कह रही है कि हमारे पास डंडे दे दो, इन भगवाओं को गांव में मत घुसने दो, और इनके डंडे हम ले लेंगे, झंडे हम ले लेंगे, भगवा इनको दे देंगे। और एक इतनी बद्दुआ वो दे रही है लेडी, वो हमारी बहन। मैं तो कह रहा हूं, भगवान देवभूमि उत्तराखंड में जब लोग आते हैं तो यहां संस्कार सीखने के लिए आते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो सद्बुद्धि दे उत्तराखंड के देवी देवता कि वहां पर वो महिला कह रहे कि इतना मौसम खराब हो जाए, इतना माहौल खराब हो जाए उत्तराखंड का कि यहां सब आग में जल जाए, मर जाए, ये बद्दुआएं वो दे रही है। ऐसे हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? उत्तराखंड के लिए कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर बेरोजगार संघ के जो लोग हैं, जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। लेकिन जो राजनीतिक बेरोजगार है, बॉबी पवार, आपको शर्म नहीं आती? राम कंडवाल जी, आपको शर्म नहीं आती? आपको तत्काल 3 दिन से लगातार वो हिंदुत्व के बारे में बोल रही है, हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है। किसने पूछा? ये एजेंडा तो नहीं है बेरोजगार संघ का? तो आपको शर्म नहीं आती? आपको वहां पर तत्काल उसको रोकना चाहिए था। अगले दिन आपका स्टेटमेंट आना चाहिए था कि ये महिला जो है बाहर से आई है, ये हमारी बेरोजगार संघ की नहीं है। तो मैं कहता हूं, चाहे वो सुरेश सिंह हो प्रीत, चाहे वो बॉबी पवार हो, चाहे वो अपना त्रिभुवन जी हो, चाहे अपने वो जो संचालन कर रहे हैं बिट्टू वर्मा, ये सब राजनीतिक बेरोजगार हो सकते हैं। असली बेरोजगार तो 20% है वहां पे। वहां तो शाहीन बाग बनाने का प्रयास हो रहा है। सरकार के खिलाफ हमारे नेताओं के नाम ले ले करके घाम तापो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम लिया जा रहा है, हमारे सांसदों का नाम लिया जा रहा है। अरे भैया, किस बात का बेवजह का हंगामा क्यों बरपा रहे हो? क्यों बेवजह का हंगामा बरपाया है? धामी जी को हमने बार बार आजमाया है, और धामी जी हिमालय पुत्र है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं, ताली नहीं, प्रेस है, ताली नहीं। मैं कहना चाहता हूं, 21 तारीख के प्रसंग पे आता हूं भाई साहब। नहीं, बिल्कुल मैंने रोक दिया। 21 तारीख के प्रसंग पर आता हूं। जब ये पेपर लीक होने की जो बात कर रहे हैं, ये पेपर लीक नहीं, ये पेपर के 3 पेज आप सब जानते हैं बाहर आए। और बाहर किसने भेजे? खालिद अहमद जी ने। और वो खालिद अहमद कौन है? वो कल्पित है, वो अभी प्रथम दृष्टया दोषी है। और उसके साथ सुमन जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी दोषी है। लेकिन एक बात बताइए बॉबी पवार जी, आप जब स्वाभिमान मोर्चा आपने बना दिया, आप बच्चों को भड़काने का, उनको उकसाने का और अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम क्यों कर रहे हैं? आपका क्या काम है वहां रहने दीजिए ना बेरोजगार संघ के लोगों को। तो आपके बाद जब 10 बजे आप कह रहे हैं पेपर आ गया था, तो आप क्या कर रहे थे? आप घाम ताप रहे थे? आपने क्यों नहीं प्रशासन को बताया? आप राजनीतिक फ्रंट चला रहे हैं, स्वाभिमान मोर्चा चला रहे हैं, आपने चुनाव लड़ा है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप 10 बजे ही प्रशासन को बोल देते। और फिर उस महिला को जिसने पेपर, सुमन प्रोफेसर ने पेपर सॉल्व करके खालिद की बहन साबिया को दिया, तो खालिद भी दोषी है, साबिया भी दोषी है और सुमन भी दोषी है। तो बॉबी पवार जी आप दोषी नहीं है?
आप क्यों दोषी नहीं है? आपने क्यों नहीं प्रशासन को बताया? क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है? क्या खालिद से क्या रिलेशन है बॉबी पवार का? हम यहां पर जो राजनीतिक बेरोजगार हैं उनका विरोध करने आए। त्रिभुवन जी कौन से बेरोजगार है? मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। त्रिभुवन जी, सुरेश जी, बिट्टू वर्मा जी और हमारे बॉबी पवार जी, इन सब की आप जांच करिए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इन्होंने पिछले 3-4 सालों से कितने बार पेपर दिया? इन्होंने कोई पेपर दिया? ये कहां प्रत्याशी चुनाव लड़े में? और बच्चे सरकार के खिलाफ नहीं है, बेरोजगार जो हमारी युवक युवतियां हैं वो सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन बाहर से आए लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं। और जब जब हिंदुत्व के ऊपर, भगवा ध्वज के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, अपमान होगा, तो हम राष्ट्रभक्त, हम देशभक्त के लोग सड़कों पर उतरेंगे और भारत माता के ये सच्चे सपूत वंदे मातरम ब्रिगेड के रूप में उसका विरोध करेंगे। और मैं आज कहना चाहता हूं इस प्रेस के माध्यम से, क्योंकि मेरे और साथी भी हैं, आप नीरज जी हैं, डीएवी कॉलेज के पूर्व महासचिव हैं, आप हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं कालसी के, आप हमारे जिले के नरेश जी भाई साहब, आप सामाजिक क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है, जिला उपाध्यक्ष जी हैं, आप मेरे साथ प्रेस में बैठे, हमारे गजेंद्र जी एक सामाजिक संगठन से भी जुड़े हैं, विचार परिवार से भी जुड़े हैं, आप मंडल अध्यक्ष क्वासी हैं, आप पूर्व प्रदेश मंत्री एसटी मोर्चा सरदार चौहान जी हैं। ऐसे हमारे साथी पूरे लाखा मंडल, चक्रोता, उसी क्षेत्र से, वहीं से जहां से बॉबी पवार, हम उसी क्षेत्र से आए और ये समझाने आए कि अभी भी समझो, आप राजनीति करिए, खूब राजनीति करिए, सरकार पर क्वेश्चन उठाइए, लेकिन आप के मंच पर सरकार को गालियां दे रहे हैं। आपके मंच पर जो मतलब सर्वोच्च पद पर बैठा है, जो दिन रात काम कर रहा है, संवेदनशील मुख्यमंत्री, वो एक मतलब पूरे विश्व में उनका नाम है, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, उन पर, उनके लिए आप डायपर उपयोग कर रहे हैं, डायपर ला रहे हैं। क्या संस्कार है उन बच्चों के? क्या उनके ब्रेन वॉश आप कर रहे हैं? मेरे समझ से परे। कहां मति हरण हो गई तुम लोगों की? अरे भैया, क्या डायपर से आपका प्रोटेस्ट सफल होगा? क्या भगवा को गाली देकर आपका प्रोटेस्ट सफल होगा? क्या हिंदुत्व को टारगेट करके? इसका मतलब मेरा जो शक है, मैं जो कहता हूं आप लोगों से कि बॉबी पवार देश विरोधी और सरकार विरोधी मानसिकता का टूलकिट है, और जिस तरह की स्क्रिप्ट उसके पास आती है, उसे वो अति महत्वाकांक्षी, राजनीति के अति महत्वाकांक्षी है। हमारा विरोध इन 4 लोगों से जो राजनीतिक बेरोजगार है, जिनके मैंने नाम लिए, उन बच्चों, वो आज हट जाए, उन बच्चों के साथ हम खड़े हैं। मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, सरकार से मिलाएंगे, और हमारी सरकार ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, एक सीनियर रिटायर्ड जज, इससे बड़ी कोई जांच हो सकती है? उनकी निगरानी में एसआईटी का गठन कर दिया, और 1 महीने के अंदर दूध का दूध पानी पानी होगा। तो क्यों आप वहां पर बेवजह के जो है वहां हंगामा कर रहे हैं? मैं, सारा विषय आ गया है और साथी रखेंगे। मेरे को इतना निवेदन है कि मैं आपके प्रेस के माध्यम से, मैंने व्हाट्सएप, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट का जमाना, गूगल का जमाना, मैंने एसएसपी और डीएम को ये ज्ञापन भेज दिया है, और आपके माध्यम से भी मैं भेज रहा हूं कि धारा 163 जो 144 थी पहले, बीएनएसएस, उसका सीधा उल्लंघन इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो ये तथाकथित गैर राजनीतिक बेरोजगार लोग हैं। बेरोजगार संघ के लोगों को नहीं मैं कह रहा हूं, उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये जो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। तो मैं डीएम को अल्टीमेटम देता हूं कि यदि आपने आधे घंटे के अंदर सार्वजनिक स्थल पर एक जो साइन बाग बनने जा रहा है, जो जिस तरह के नारे दिल्ली में लगते हैं, ये कांग्रेस के नारे जो लगते थे, और जो एक इंडिया ग्रुप बना हुआ, इंडी ग्रुप जो बना हुआ है राजनीतिक दल, उसमें समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, उन सबका एक जो संगठन है, उसी नारे की वोट चोर गद्दी छोड़, आज आप यहां कह रहे हैं पेपर चोर गद्दी छोड़। जो 25,000 भर्तियां कर चुका है, उसको आप इस तरह से अपमानित करोगे? तो अगर आप ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री, जो एक सैनिक पुत्र है, जो एक भारत मां का लाल, एक साधारण परिवार से आया है, जिन्होंने आपदा के संकट में पूरे प्रदेश को गले से लगाया है, जो एक अभिभावक के रूप में ऊपर निखरे हैं, और आज तक उन्होंने उनके मुंह से कभी भी किसी के लिए अपशब्द नहीं निकले। यदि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप, जो विपक्ष के लोग हैं, आप चाहे कांग्रेस के लोग हों, आप चाहे यूकेडी के लोग हों, आप चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, आप सब लोग यदि
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे सज्जन व्यक्ति और विकास पुरुष के खिलाफ, वो एक धार्मिक व्यक्ति है, वो एक बहुत अधिक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति, दयालु व्यक्ति है। यदि उस व्यक्ति को आप बदनाम करोगे, फेक नैरेटिव गढ़ोगे, उनको, उनकी सरकार को अस्थिर करने का काम करोगे, तो मैं बता रहा हूं बॉबी पवार सहित जिस दिन उनकी हाय लगेगी वो आप बच नहीं पाओगे। वो व्यक्ति इतना सज्जन और इतना दिव्य पुरुष है। यहाँ से बेरोजगार संघ के धरने पर जाएंगे क्या विरोध करने? नहीं, मैं अभी ये कह रहा हूं कि यदि ये ज्ञापन है आधे घंटे के अंदर उनको नहीं हटाया तो मैं जिला डीएम जिलाधिकारी को और जिला प्रशासन को चुनौती देता हूं और आह्वान करता हूं कि यदि लेकिन अगर वो वहां से, भाई साहब, अगर वो वहां से नहीं हटे तो हम भी धरना देंगे। और मेरी कई गाड़ियां, क्योंकि सड़कें खराब है, कई गाड़ियां अभी विकास नगर से इधर को चल पड़ी है और मैं भी लगातार तब तक बैठूंगा जब तक वो उल्लंघन करेंगे, हम भी इसका उल्लंघन करेंगे। बिल्कुल, अगर कानून मूल अधिकार सबको है, इसीलिए तो कह रहा हूं, अभी उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। सुबोध जी ने कहा था, मेरे कम से कम 200-300 लोग अभी पार्टी कार्यालय में, सुबोध जी ने सुबह कहा कि आप सरकार से जुड़े हैं तो क्या आप उल्लंघन करेंगे? मैंने कहा नहीं, आपकी परमिशन के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। अभी जब मैं आ रहा था आपने कहा ठीक है जाइए, नहीं तो नहीं, हम जाएंगे और हम भी उल्लंघन करेंगे। जी जी, अभी आपने बॉबी पवार पर आरोप लगाया कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। जी, आप साक्ष्य दीजिए भाई साहब, आप बताइए ना। वो तो आप सबने समाचार पत्रों में विरोधी गतिविधियां कौन सी हैं? देश विरोधी गतिविधियां हैं जो वहां पर नारे लग रहे हैं। कौन से नारे लग रहे हैं? नारे लग रहे हैं कि भगवा धारियों को और भगवा रंग को आप गांव में मत घुसने दो, और इनको जो है भगवान ऐसा करे, इनका ऐसा हाल करो कि जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये देश विरोधी नहीं है कि ये जला लेंगे, राज्य विरोधी है। ये भड़का रहे हैं, ये दंगा नेपाल को उदाहरण दे रहे हैं, वो बांग्लादेश को उदाहरण, बेरोजगार संघ का कोई एजेंडा है ये। एक बहुत बड़ी घटना और लद्दाख में, जी ठीक है जी, जो शांतिपूर्ण आंदोलन था वो बदल गया जी। तो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। ये तो अगर किसी ने अंदेशा जता दिया है तो क्या बुराई? अंदेशा नहीं है, वो कह रहे हैं इनके, मैं प्रार्थना करती हूं कि इतना माहौल खराब हो जाए, इतना मौसम खराब हो जाए कि भगवाधारी सब मरे और उनकी लाशें इस भगवे में लपेट के आ जाएं। दूसरी बात, जो कश्मीर का नारा था, किससे आजादी चाहिए? आजादी किससे चाहिए? आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अगर ऐसी बात है, मैंने आप बोल रहे हो सच है, तो अभी तक वो क्यों नहीं अंदर हुए, क्यों बाहर है? कौन? बात सुनिए, कैसे बैठे? मैं आपको आज बता रहा हूं कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है। वहां हमारे युवा बच्चे बैठे हैं। ये जो राजनीतिक बेरोजगार लोग हैं, जब ये डरते हैं, स्वाभिमान मोर्चा के लोग छात्रों को आगे करते हैं। नहीं तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप भाई साहब, मैं कह रहा हूं ना कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई तो हो रही है, तभी तो आज डीएम गया था वहां। अब तो अगर प्रशासन नहीं करेगा तो हम भी तो उल्लंघन करेंगे। नकल जिहाद बता दिया, धर्म से तो खुद मुख्यमंत्री ने जोड़। भाई साहब, आप बताइए, कल वहां पर शाहीन बाग जैसे एक वर्ग विशेष, हाकम सिंह क्या जिहादी है? जो जिहाद जिहादी धर्म से पहले पकड़े गए व्यक्ति जो वो है जिहादी है। देखिए, जिस तक पकड़े गए व्यक्ति जिहादी है, ये बताइए। जिस तरह से लव जिहाद, लैंड जिहाद, उसी तरह उत्तराखंड के माहौल खराब करने के लिए, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक वर्ग विशेष इस तरह के माहौल को, इस तरह के कार्यक्रम को अपना हथकंडा बनाते हैं। विशेष का नाम लीजिए जी भाई साहब, ये डेफिनेशन सुन लीजिए। जिहाद का मतलब मैं बता देता हूं आपको, जो भगवा और हिंदुत्व को लेकर के जो नफरत करते हैं, हिंदुत्व से जो नफरत करते हैं, भगवा से जो नफरत करते हैं, वो जिहादी। आपने बताया कि मतलब पेपर लीक की बात से 3 पेज जो है बाहर आए थे, लेकिन इतनी व्यवस्था के बाद भी जैमर वहां पे लगे हुए थे, पुलिस प्रशासन बल वहां पर मौजूद था, नकल विरोधी कानून भी लागू है, उसके बावजूद भी वो 3 पन्ने भी बाहर आ जाते हैं। क्या आपको लगता नहीं सरकार से सवाल? भाई साहब, ये तो बॉबी पवार ने पेपर लीक करा रखा, वही मास्टरमाइंड है। उसको खालिद की चिंता हो रही है, वो सुमन से मिला हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं आप?
वो सुमन से मिला हुआ है, वो सुमन को बचाना चाहते हैं, वो साविया से मिलाना चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? और साहब जी जी 3 बार और साहब बोला है मैंने। जी, अगर बॉबी पवार नकल का दोषी है तो वहाँ क्यों बैठा है, जेल में क्यों नहीं है? कार्रवाई हो रही है। पहला सवाल। जी। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप चाह रहे हैं कि वो उत्तराखंड सरकार से सवाल ना करें, तो फिर बताएं कि वो किस सरकार से सवाल करें। दूसरा सवाल ये हो गया। तीसरा सवाल ये है कि अगर आप धरने पे बैठेंगे तो वो सीबीआई जांच की मांग को लेकर बैठे हैं, आप किस मांग को लेकर बैठेंगे? तीनों सवालों का सीधा जवाब। पहले सवाल का जवाब यह है कि जिस तरह से खालिद जी से, जो खालिद है, खालिद अहमद, कोई बात नहीं, अगर मैंने आप तो मान सम्मान अगर मैंने बोल दिया, जब तक वो अभी सस्पेक्ट है ना, उसको पकड़ा है, दोषी माना है ना, उसको पकड़ा गया है, लेकिन कोर्ट नहीं, क्यों नहीं? मैंने त्रिभुवन जी बोला, बॉबी जी भी बोला, और मैंने सुरेश जी भी बोला, और मैंने बिट्टू वर्मा जी भी बोला। करवा रहे हैं तो जेल में क्यों? अरे आप जेल में जाएगा ना, एक महीने के अंदर जो जांच हो रही है, आप ये बताइए ना, उस व्यक्ति को चिंता क्यों हो रही है? खालिद की, सुमन की चिंता क्यों हो रही है? वो डिमांड क्यों जा रही है कि पहले उस पर आप मुकदमा नहीं करेंगे? आपके पास पेपर, मेरे पास 10 बजे कोई पेपर आ गया तो मेरा फर्ज मीडिया को बताना है या प्रशासन को बताना है? आप रोक सकते थे 10 बजे, आप गारंटी कह रहे हैं? अगर कोई चोरी करेगा तो सबसे पहले आप पुलिस को बताएंगे। अच्छा जोशी जी आप बोलो। आप अरे ये तो अपनी राजनीति स्वाभिमान मोर्चा बनाया है, उन्हें चुनाव लड़ना है, ले देख उनको बहाना चाहिए। एक मिनट पहले सवाल में आपने जवाब दे दिया कि कार्रवाई होगी जी। हम तो ये सोच रहे थे पहले कार्रवाई हो तब आप प्रेस वार्ता करने आए। जी। चलिए कोई बात नहीं, आप पहले आ गए। दूसरा ये है कि अगर वो अपनी सरकार से सवाल जवाब नहीं करेंगे तो ये बताओ सवाल करेंगे किससे? सवाल करिए ना, आप भी सवाल कर रहे हैं, मैं रिस्पेक्ट से कर रहा हूं ना। आप डायपर दिखा करके, भगियों को गाली दे करके, हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, आपको तत्काल उन लोगों को अपने उससे नहीं उनको अपने धरने से भगा देना चाहिए था और उनका स्पष्टीकरण आना चाहिए था, तब हम उनको मानते। अरे तुम कुछ बोल रही, 3 दिन तक वो महिला वहां बोल रही है। मैंने ये बोला है कि मैं हिंदुत्व किसी भी धार्मिक होने से पहले जो है भारतीय हूँ। ये कितना लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई साहब कि वो आप भगवा के लोगों को माहौल खराब करे, बददुआ दे कि यहाँ सब मरे, सांप्रदायिक भावना भड़काए। अच्छा भाई साहब, ये मैं वहां नहीं सुनो, मैं वहां किसी देखो, मैं वहां पर, हम सब किसी भी धर्म से जुड़े हैं, हमारी आस्था का विषय है, लेकिन हम किसी धर्म को गाली नहीं दे सकते। हम किसी भगवा ध्वज को, हमने किसी दूसरे मजहब के को व्यक्तियों को हम टारगेट नहीं कर सकते। जी, बॉबी पवार तो सीबीआई जांच की मांग को लेकर बैठा है, आपने कहा कि मैं वहीं धरने पे बैठूंगा, आपकी मांग क्या हो? हमारी मांग ये है, एक मिनट भाई साहब, हमारी मांग है कि जब हमारी गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल ताबड़तोड़ एक्शन ले लिए, धाकड़ एक्शन ले लिए, और एक BS वर्मा जी हैं, रिटायर्ड जज हैं, जज की इन्वेस्टिगेशन की निगरानी में SIT गठित कर दी, इससे बड़ी जांच क्या हो सकती है? नहीं, हम अगर वो भगवा को गाली देंगे, हिंदुत्व को गाली देंगे, तो राष्ट्रभक्त खड़ा उठेगा, हम विरोध करेंगे। खेलते रहेंगे धार्मिक, इमोशनली कार्ड आप तब तक खेलते रहेंगे। एक मिनट नीरज, मैं दूंगा, मैं आऊंगा भाई साहब, मैं आऊंगा। नीरज जी, एक नीरज जी, आप गीताराम जी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। हाँ, मैं आप इनसे सवाल कर लीजिएगा। मैं एक बात रखना चाहता हूँ। धारा 163 लगती है देहरादून में, तो बेरोजगार संघ के लेटर पैड पे एक लेटर आता है कि हम धारा 163 को खारिज करते हैं। क्या आप आज सरकार से इतने बड़े हो गए हैं, संविधान से इतने बड़े हो गए हैं, जो धाराएं हैं उसको आप अपने लेटर पैड पे खारिज कर रहे हैं? इसका मतलब आप सरासर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। ये तो सर आपका कहना है, सरकार किसके हाथ में? सरकार हमारे हाथ में। तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? सुनो, आज अगर 1 घंटे पहले अगर आपको सूचना होगी तो आज वहां पे DM साहब, कप्तान साहब वहां पे गए थे, धन्यवाद करके आए हैं। ठीक है, उनसे बातचीत हुई है कि जो ये गलतियां हुई है, जो भी हो रही है चीजें,
ठीक है, इसके बारे में सरकार पूर्ण रूप से एक्शन ले रही है, ठीक है, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। खालिद नाम का एक व्यक्ति है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपका क्या नाम है? नीरज सिंह चौहान। चौहान जी, आपको जी। पता है वो तो सुबह बैठे, रात को 163 लग गई थी, और जब 163 लग गई थी तो ये इतने लोग वहाँ बैठ कैसे गए? कभी ये सवाल नहीं है। बिल्कुल सवाल है आपका। हाँ, कभी कैसे बैठे? कभी वही बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ, यही बात करने आज डीएम साहब, एसएसपी साहब वहाँ गए थे, 5वें दिन समझाने गए ये बात। गए हैं, समझाने तो गए हैं भाई, जनता तो हमारी है, लोग हमारे हैं, बेरोजगार बच्चे हमारे हैं, समझा। क्यों करें क्यों? वो तो राजनीतिक बेरोजगारों का विरोध है। 163 धारा का उल्लंघन कर रहे हैं, आप इस बात को समझे। आप मीडिया के हो सकते हैं, परंतु अगर 163 का उल्लंघन करेंगे, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो उनको सचेत कर दिया, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, आप सरकार नहीं बन सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और हमने डीएम साहब को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ये 163 के अंदर इन्हें उठाया नहीं गया तो हम भी वंदे मातरम ब्रिगेड के तहत वहां पर उनका विरोध करेंगे, क्योंकि उस धरने में अगर भगवा के प्रति नारे लगेंगे, हिंदुत्व के प्रति नारे लगेंगे, तो हम ऐसे धरने को हम एक्सेप्ट नहीं करते। बेरोजगार हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ है, बेरोजगारों के साथ है। जोशी जी कुछ कह रहे हैं, जोशी जी कुछ कह रहे हैं। मैं लास्ट में कन्फाइंड करूंगा, मैं एक सेकंड ए भाई साहब, मैं कन्फाइंड करूंगा प्लीज। आपके सवाल बाद में सबके सवाल लिए जाएंगे, लिए जाएंगे, सभी के सवाल लिए जाएंगे भाई साहब, सभी के सवाल लिए जाएंगे भाई साहब। मैं बाद में नहीं, मैं बाद में लूंगा। जोशी जी, मैं अच्छा ठीक है, आपने आपने कहा है कि जेएनयू से यहाँ लोग आए, बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा आरोप है ये। जी, जी। जब वो आ रहे थे तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, कहाँ है वो, कैसे आ गए जेएनयू के लोग यहाँ नारे लगा? जेएनयू भी इसी इन्होंने इसी बोला, देश में। वो देंगे जवाब। मैं जब नहीं, पहले मैं जवाब दूंगा सबके, लास्ट में सबके जवाब दूंगा। आप बात करें, मैं जवाब दूंगा। नहीं पहले जोशी, नहीं जवाब मैं दूंगा। जोशी जी कुछ कहना चाहते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आदरणीय गौड़ साहब जी ने बहुत सारी बातें रखी है, आप लोगों के भी बहुत सारे प्रश्न है, उसके भी जवाब दिए जाएंगे। आज अगर देखा जाए, जो ये बेरोजगारों का जो धरना चल रहा है, ये पहली बार नहीं चल रहा है। इससे पहले भी कई बार बेरोजगार रहे हैं और कई सालों से बेरोजगार संगठन काम कर रहा है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बेरोजगारों का धरना हो और वहां पे तमाम तरीके की राजनीति हो, वहां पे आके और वहां पे आ गई। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। हमारी संवेदनाएं उन बच्चों के साथ है, उन छात्रों के साथ है जो पीड़ित है। वो भी जांच का विषय है, उसके लिए भी जांच एजेंसियां गठित हो चुकी है। उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं और वो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे घर के लोग, और हम भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन लोकतंत्र में अपने बात रखने का एक तरीका होता है, जो है लिहाजा होता है कि लोकतंत्र में आप बात किस तरीके से रखें। आज हो क्या रहा है कि जहां पे ये मांग होनी चाहिए थी कि पेपर की पारदर्शिता किस तरीके से हो, क्योंकि आज से पहले भी मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज से पहले जो है कई धरने हुए हैं, लेकिन सीबीआई जांच की ये मांग कर रहे हैं। ठीक है, एक बार को अगर सीबीआई जांच, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इन लोगों ने राजनीति करनी है। एक सेकंड भाई, सब प्रश्न का समय नहीं। इन लोगों ने राजनीति करनी है, ये हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। अगर सीबीआई जांच, मान लो इनकी बात मान लेते हैं, जैसे ये बोलते हैं यही देश चला है, इन्हीं के कहने पे अगर सीबीआई जांच होती है तो सबसे पहले क्या होगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं सब रोक दी जाएगी 4-5 सालों के लिए। 3-4 साल तक कोई परीक्षाएं नहीं होगी। नुकसान सुनिए, नुकसान बेरोजगारों का होगा। नुकसान किसका होगा? बेरोजगारों का होगा। उसके बाद ये चिल्लाएंगे कि जी सीबीआई जांच, सीबीआई जो है ठीक से काम नहीं कर रही है, सीबीआई ये कर रही है, सीबीआई वो कर रही है। इन्हें तो चिल्लाने के लिए मुद्दा चाहिए, जो मुद्दा इन्हें मिल रखा बेरोजगारों के कंधे पे बंदूक चलाने का। बिल्कुल, जितने भी पदाधिकारी है, मैं औरों को और बोल रहा हूँ, जितने भी पदाधिकारी है, तो दिन भर फिर हम आपको सुनते रहेंगे। भाई साहब एक सेकंड, बात चल ठीक है, सवाल कीजिए सवाल, मैं आंसर देता हूँ। ले लो नहीं सर, नहीं, आप सवाल करिए। सवाल करिए ना, कीजिए सवाल। हाँ,
सवाल ले लीजिए एक एक करके। अभी एक एक सवाल ले लीजिए। बात रखने का वो कह रहे हो और गवर्नमेंट की बात रख ली है, पूरी बात आ चुकी है। कुछ विषय और भी थे। वो व्यक्ति बस। मैंने पिछले प्रेस Please, में नहीं बोला था, please, थोड़ा। जो व्यक्ति पहले इस बार पेपर आउट हुआ, मानता हूँ एक बार तो पेपर आउट हुआ, पहले पेपर के पहले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन जब इन्होंने पहला वीडियो पेपर के लिए जब धरना किया, तो वीडियो वाला पेपर तो इन्हें 6 महीने बाद आवाज उठाई। ये 6 महीने बाद आपकी बात आ गई, ये हमारा सवाल ले लीजिए। ठीक अगर वो लोग है। राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं, आपका क्या आरोप है वो राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं? आप लोग खुद राजनीतिक लाभ लेना चाहिए, हम राजनीतिक लाभ का, लेकिन राजनीतिक लाभ बेरोजगारों के ऊपर, बेरोजगारों को कंधे पर बंदूक चला के नहीं लेना चाहिए। बोलिए। भाई साहब आपने 10 या 11 बार बोल दिया। बैठो। आपने 10 या 11 बार बोल दिया कि बेरोजगार अगर वो लोग राजनीतिक लाभ के लिए काम करें तो आप लोग तो राजनीतिक लाभ लेके बैठे हुए हैं यहाँ। बताइए, आप सब राजनीतिक लाभ लेके बैठे हुए हैं। ऐसा है भाई साहब, राजनीतिक लाभ की बात नहीं है। जो बच्चों को जो गुमराह किया जा रहा है, जेएनजी जैसी परिस्थितियां पैदा की जा रही है, ये नेपाल जैसी परिस्थितियां पैदा करने की बात हुई है। हम इसलिए बैठे हैं कि ऐसी परिस्थितियां उत्तराखंड के अंदर पैदा ना हो, इसलिए हम बैठे हैं। त्रिभुवन जी वहाँ पे अखबारों को जला रहे हैं। वैसे बेरोजगार है। इस प्रदेश का क्या मैसेज देना चाहते हो? आप बेरोजगार युवाओं को भड़काना चाह रहे हो? आतंक सिंह के यहाँ कब चलेगा ये बताइए। आतंक सिंह के यहाँ पहले भी बुलडोजर चला है, अब भी चलेगा। अभी जांच चल रही है, सीनियर जज, सीनियर बिल्कुल, और अब सबके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। अभी आप धाकड़ धामी का बुलडोजर चलेगा, सबके खिलाफ चलेगा। ये बताइए बेरोजगारों की मांग सीजीआई जांच को लेकर ही है। जी, बेरोजगारों की मांग सीजीआई जांच को लेकर ही है। बेरोजगारों की मांग नहीं भाई साहब, क्यों नहीं है बेरोजगार? ये कौन सा मोर्चा है? आप बेरोजगार स्वाभिमान मोर्चा की मांग है बेरोजगारों का पारदर्शी भर्तियां, वो हमारी सरकार कर रही है। ये सिर्फ राजनीतिक बेरोजगार लोग हैं, ये चाहते हैं कि परीक्षाएं ना हो और जो हमारे युवा है वो हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता बने। ये है। मैं बता रहा हूँ, उद्देश्य ये है। ला भाई, ला ये मेरे को दो, ये मुझे दे दे, पुलिस को न देकर और सब लोग वो ले ले अपने हाथ में। उद्देश्य क्या है? जबकि उत्तराखंड में बेरोजगार जब इस समय सब अपने हाथ में ले लो सारे। हमारा उद्देश्य ये है, एक प्रश्न आ रहा था। प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य ये है। बाकी आधे घंटे के अल्टीमेटम डीएम साहब को दे दिया गया है, वरना हम वंदे मातरम ब्रिगेड के तहत पे वहाँ पे बैठेंगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सब। हम जो अगर बेरोजगारों के धरने पर राजनीतिक व्यक्तियों का अगर चलाना हो गया तो हम उसका विरोध करेंगे, भगवे का विरोध करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, इसीलिए आगाह कर रहे हैं। आगाह कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम राष्ट्रभक्त हैं। आज राजनीति नहीं है। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है, दे दिया। अगर ये धारा 163 का उल्लंघन कर रहे हैं, हम इसके विरोध कर रहे हैं। आरोप है, आगे भी आप लोगों से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आरोप है एक मिनट। सुमन ने मामले की जानकारी पुलिस को न देकर बॉबी पवार को नहीं दी, जबकि उत्तराखंड में इस समय बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रामपाल है, क्योंकि उसको क्यों नहीं? अरे राम मेरे भाई साहब सुन लो, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। बॉबी पवार से पूछना चाहिए, और सही है ये सवाल, ये बिल्कुल सही है। देखिए, और सुन लो भाई साहब, सुन लीजिए भाई साहब, यही असली विषय है। बॉबी पवार वहीं से शक होता है, ये वहीं से शक होता है कि बॉबी पवार सुमन से, खालिद से, साबिया से मिला हुआ है और सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। ये उसकी हिस्ट्री है। उनको सस्पेंड कर दिया। किस पे? मेरी जानकारी में, देखिए, नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि आजकल फेक वीडियो बनाए जाते हैं। वो इतने षड्यंत्रकारी है, हो सकता है ये बच्चे उन्होंने ही भेजे हो।
वो बच्चे उन्होंने ही भेजे हो, वो उन्होंने ही भेजे हो। अरे क्या बच्चे